हाय एवरीवन, रसायन दुनिया में सभी का स्वागत करती हूँ। देखिए, अपना टॉपिक है वो चल रहा है फ्यूरेन, और फ्यूरेन में हमने देख लिया प्रिपरेशन मेथड्स और साथ में केमिकल रिएक्शंस ऑफ फ्यूरेन। उसके बाद हमारा क्या बचता है, एरोमेटिसिटी एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ फ्यूरेन। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हर एक 5 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड में हम यही पॉइंट्स हैं वो सीक्वेंस में पढ़ते जाएंगे। पिरोल हमने कवर कर लिया, ठीक है, कंप्लीट कर लिया पूरा पिरोल। उसके बाद यदि मैं बात करूँ फ्यूरेन की, तो फ्यूरेन में हमने प्रिपरेशन मेथड्स कर लिए और उसके बाद में हमने केमिकल रिएक्शंस ऑफ फ्यूरेन कर लिया। अब उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है एरोमेटिसिटी एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ फ्यूरेन। तो चलिए देख लेते हैं। तो देखिए, एरोमेटिसिटी की यदि मैं बात करूं तो मैंने पिरोल वाले वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि एरोमेटिसिटी चीज क्या होती है, उसे हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। तो देखिए, देखते हैं पॉइंट वाइज। तो एरोमेटिसिटी, उसके लिए सबसे पहले कोई भी कंपाउंड है वो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करता हो, ठीक है, और साथ में हकल के रूल को फॉलो करता है। तो ऐसे कुछ क्राइटेरिया यहाँ पे रखे गए हैं एरोमेटिसिटी के लिए, तो वो हम वन बाय वन यहाँ पे देख लेते हैं। तो फ्यूरेन की यदि हम बात करें रिजोनेंस एनर्जी की, तो वो होती है 71.1 किलो जूल। फ्यूरेन की रिजोनेंस एनर्जी वो 71.1 किलो जूल होती है। पहला तो ये पॉइंट होता है जो प्रूव करता है कि फ्यूरेन है वो एरोमेटिक स्ट्रक्चर होती है। क्यों? क्योंकि 71.1 किलो जूल जो रिजोनेंस एनर्जी वो बहुत ही हायर रिजोनेंस एनर्जी होती है, मोर देन बेंजीन होता है, ठीक है। बेंजीन की रिजोनेंस एनर्जी कितनी होती है? 49 किलो जूल पर मोल होती है। और 49 और 71 को यदि अपन कंपेयर करें तो 71 है वो काफी ज्यादा होती है इन कंपेयर टू 49। तो बेंजीन से भी ज्यादा एरोमेटिक होता है अपना फ्यूरेन। रिएक्टिविटी है वो इसकी कम होती है। उसका रीजन मैंने आपको बता दिया था, क्योंकि ऑक्सीजन जो एटम होता है वो लेस डोनर एबिलिटी का होता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की यदि मैं बात करूं कि हम कैसे प्रूव कर सकते हैं कि जो अपना फ्यूरेन है वो एरोमेटिक होता है, तो देखिए उसके लिए हमें क्या करना होता है कि हमने पहला पॉइंट तो बता दिया कि रिजोनेंस एनर्जी यदि शो कर रहा है तो एरोमेटिक होगा। दूसरा पॉइंट, यदि कोई भी कंपाउंड है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से शो कर रहा है, दैट मीन्स वो एरोमेटिक होने वाला है। और हम फ्यूरेन की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो सारी की सारी कंप्लीट कर चुके हैं। तो जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फ्यूरेन शो कर रहा है वो चीज भी क्या प्रूव कर रही है कि फ्यूरेन है वो अपना एरोमेटिक कंपाउंड होता है। दो पॉइंट्स हो गए, पहला रिजोनेंस एनर्जी हो गया, दूसरा पॉइंट यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यदि शो कर रहा है तो हम बता सकते हैं कि फ्यूरेन हमारा कैसा होता है, एरोमेटिक होता है। तीसरा पॉइंट यहाँ पे क्या आता है कि कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड है उसमें सारे के सारे एटम्स हैं वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन में होते हैं, ठीक है। ऑल एटम्स आर प्रेजेंट इन sp2 हाइब्रिडाइज्ड फॉर्म। तो सारे के सारे एटम्स हैं वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड फॉर्म में होते हैं। जानते हैं हम लोग ये चीज किस तरह से होते हैं, तो देखिए मैं आपको बता देती हूँ कि किस तरह से sp2 हाइब्रिडाइज्ड फॉर्म में होते हैं। कार्बन यदि डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन कर रहा है तो ऑब्वियसली हाइब्रिडाइजेशन है वो कौन सा होने वाला है, sp2 ही होने वाला है। तो कार्बन का तो सभी को क्लियर हो रहा है। देखिए चलिए मैं थोड़ा सा लिख के बता दे रही हूँ कार्बन का। यहाँ पे देखिए कार्बन एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे फॉर्म कर रहा है, दूसरा सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे और तीसरा सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे। पाई बॉन्ड को हम कंसीडर नहीं करते हाइब्रिडाइजेशन में, अगेन एक बार बता रही हूँ। तो यहाँ पे 3 सिग्मा बॉन्ड है, दैट मींस हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा, sp2 होगा। तो ये वाला कार्बन यदि sp2 हाइब्रिडाइज्ड फॉर्म में है तो ऑल कार्बन वो सिमिलर हैं, सारे के सारे कार्बन है वो एक ही तरह की नेचर के हैं। क्यों? क्योंकि सारे के सारे कार्बन हैं उनपे क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस वो सेम होती हैं। सारे के सारे कार्बन है उन्होंने डबल बॉन्ड फॉर्म किया हुआ है, तो यहाँ पे सभी कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड फॉर्म में होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन पे देखें हम क्या काउंट करते हैं, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स प्लस लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को एक बार के लिए हम छोड़ देते हैं, हम एक बार देख लेते हैं कि सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे कितने हैं, सिग्मा बॉन्ड्स यहाँ पे कितने हैं। तो सिग्मा बॉन्ड्स, एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ से हो गया, एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ से हो गया, 2 सिग्मा बॉन्ड्स हो गए। उसके बाद देखिए यहाँ पे 2 लॉन पेयर्स हैं। हमने पिरोल में क्या किया था, लॉन पेयर को काउंट नहीं किया था। क्यों? क्योंकि वहां पे एक ही लॉन पेयर था और हम जानते हैं कि जितने भी 5 मेंबर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं उनका एक लॉन पेयर है, उनके हेटेरो एटम का एक लॉन पेयर है वो एरोमेटिक सबस्ट्रेट में पार्टिसिपेट करता है और इसी लॉन पेयर की वजह से ये रिंग एरोमेटिक होती है। यदि आप इस लॉन पेयर को यहाँ से हटा देते हो तो फिर रिंग है वो एरोमेटिक नहीं रह जाती। तो यहाँ से एक जो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो तो पार्टिसिपेट किसमें कर रहा है, यहाँ पे एरोमेटिक सबस्ट्रेट में पार्टिसिपेट कर रहा है, जिसकी वजह से रिंग अपनी एरोमेटिक होती है। लेकिन सिर्फ एक ही लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो पार्टिसिपेट कर रहा है, तो जो दूसरा बच गया वो क्या करेगा, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है। दूसरा लॉन पेयर है वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा। किस तरह से करेगा, अब देखिए एक तो ये बॉन्ड हो गया, दूसरा ये बॉन्ड हो गया और तीसरा लॉन पेयर हो गया। अब तीसरा लॉन पेयर हो गया, दैट मींस 3 हो गए, तो 3 होते क्या हो जाएगा, sp2
हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे हो जाएगा। तो ऑक्सीजन भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड फॉर्म में होता है और चारों कार्बन है वो भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड फॉर्म में होते हैं। तो इतनी चीज क्लियर हुई। ऑल एटम्स आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड एंड फ्यूरेन हैविंग ए प्लेनर स्ट्रक्चर। sp2 हाइब्रिडाइजेशन जब भी कभी होता है, चाहे आप फ्यूरेन ले लो, पिरोल ले लो, थायफिन ले लो या फिर अदर कोई पर्टिकुलर कंपाउंड आप रख लो, हमेशा यदि sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो स्ट्रक्चर है वो प्लेनर ही होने वाली है। अब प्लेनर स्ट्रक्चर है तो फिर क्या होने वाला है, तो यहाँ से जो हेटेरो एटम का लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो एरोमेटिक सबस्ट्रेट में पार्टिसिपेट करेगा। इसी की वजह से रिंग में 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे और ये हक्कल के रूल को फॉलो करेगा। और यदि सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है तो अपना फ्यूरेन है वो क्या होने वाला है, एरोमेटिक कंपाउंड होने वाला है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है कि हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि फ्यूरेन है वो एरोमेटिक कंपाउंड है, तो वो हम बता सकते हैं रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स से, कि रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं उनसे हम समझा सकते हैं। वहां पे यदि पाई इलेक्ट्रॉन्स का डिलोकलाइजेशन दिखा सकते हैं अपन, तो बता सकते हैं इजिली कि जो अपना कंपाउंड है वो एरोमेटिक कंपाउंड है। तो देखिए जो अपने रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं ये देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। अब देखिए हमने क्या ले लिया, फ्यूरेन ले लिया। फ्यूरेन में मैंने क्या बताया कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो एरोमेटिक सबस्ट्रेट में पार्टिसिपेट करेगा। तो यहाँ से ये वाले जो लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन है ये कहाँ में जाएंगे, किधर जाएंगे, रिंग की तरफ जाएंगे। अब रिंग के अंदर की तरफ जा रहे हैं तो देखिए यहाँ से ये वाले लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन आएंगे और यहाँ पे ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन करेंगे। जैसे ही यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्म हो गया तो ये जो पहले वाला बॉन्ड है ये तो ब्रेक होगा, और बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। अब ये वाला नेगेटिव चार्ज, एक रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर अपनी यहाँ पे बन गई। रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर में हुआ क्या है, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज क्यों आया है, क्योंकि हमने क्या किया है, ऑक्सीजन का जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था उसे बॉन्डिंग में यूज कर लिया। अब बॉन्डिंग में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को यदि यूज कर लेते हैं तो ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होती है, और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को शो करने के लिए हम चार्ज कौन सा लगाते हैं, पॉजिटिव चार्ज लगाते हैं। तो एक तो यहां से बन गई अपनी ये वाली रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। नेक्स्ट में हम क्या करते हैं, अगेन देखिए जो नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज कहां से आ रहा है, लोन पेयर से आ रहा है, और ये लोन पेयर से आया हुआ नेगेटिव चार्ज आगे जाएगा, रिंग में आगे जाएगा तो यहाँ पे बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा। तो यहाँ से ये जो पुराने वाला बॉन्ड था ये ब्रेक होता है, अगेन इस वाली पोजिशन पे कौन सा आता है, नेगेटिव चार्ज आता है। हमारे पास टोटल कार्बन नंबर है 4 और हमने 2 कार्बन पे तो क्या कर लिया, नेगेटिव चार्ज लेके आ गए। ठीक है, और दोनों ही रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में कॉमन चीज क्या है कि दोनों बार ही ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आया हुआ है। नेक्स्ट यदि हम मूव करते हैं स्ट्रक्चर नंबर 3 पे, सॉरी स्ट्रक्चर नंबर 4 पे, तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज है वो तो आगे चलता जाएगा। अब नेगेटिव चार्ज यदि आगे जा रहा है तो यहाँ से ये वाले जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं ये आगे यहाँ पे शिफ्ट होंगे, और जो नेक्स्ट नेगेटिव चार्ज है वो एक तीसरे कार्बन पे यहाँ पे जनरेट होता है। अभी तक तीनों अलग अलग कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है वो डिलोकलाइज हुआ है। ठीक है, अभी देखिए क्या हो सकता है, नेगेटिव चार्ज अगेन रिंग में आएगा और फिर क्या होगा, यहाँ से ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं ये आके एक नए कार्बन पे नेगेटिव चार्ज जनरेट करते हैं। चीज क्लियर हो रही है, इस बार एक नए कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है वो जनरेट हो रहा है। ठीक है, इसके बाद फिर क्या होगा, अब नेगेटिव चार्ज है वो चारों कार्बन पे, अपने पास फ्यूरेन में कार्बन नंबर है वो 4 ही है और चारों कार्बन पे नेगेटिव चार्ज का डिलोकलाइजेशन हो चुका है। तो अब लास्ट में क्या होगा कि जो लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन्स वो कहाँ पे आएंगे, अगेन ऑक्सीजन पे आएंगे और फिर से हमें फ्यूरेन है वो मिल जाता है। तो इस तरह की रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करता है अपना फ्यूरेन, जिसमें हर एक कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आता है हर एक रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर में। अब सारी की सारी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को हम कंबाइनली जिस एक स्ट्रक्चर से दिखाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड बोलते हैं। तो हमने इन 4 स्ट्रक्चर्स में क्या दिखाया है कि 4 जो अलग अलग कार्बन है उन पे क्या आया हुआ है, नेगेटिव चार्ज आया हुआ। तो एक ही स्ट्रक्चर से हम शो कर रहे हैं कि नेगेटिव चार्ज है वो डिलोकलाइज हो रहा है चारों कार्बन पे, और पॉजिटिव चार्ज है वो स्टेबल है कहाँ पे, ऑक्सीजन पे। ठीक है, तो चीज क्लियर हो रही है, ऑक्सीजन पे तो पॉजिटिव चार्ज आ रहा है और रिंग पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है। और रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर से ही हम यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं कि जो अपना फ्यूरेन है वो केमिकल रिएक्शंस है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देता है। क्यों देता है, क्योंकि देखिए यहाँ पे रिंग पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, यानी कि रिंग है वो कैसे बिहेव करेगी, एज अ न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेगी। और कोई भी रिंग यदि एज अ न्यूक्लियोफाइल बिहेव कर रही है तो वो रिएक्शंस कौन सी देने वाली है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देने वाली है। ठीक है, तो आई होप एरोमेटिसिटी है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो एरोमेटिसिटी में इससे बाहर कोई कुछ नहीं जाता। बाकी यदि थोड़ा बहुत कोई 1-2 पॉइंट मिस हो जाता है तो मैंने आपको बताया हुआ कि एरोमेटिसिटी थायफिन, पिरोल और अपना जो फ्यूरेन है तीनों की सिमिलर है। रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हम वो भी एक जैसी हैं, सिर्फ एक पॉइंट चेंज होने वाला है, कौन सा, रिजोनेंस एनर्जी वाला, ये सबकी डिफरेंट होती है। बाकी यदि हम देखें तो कुछ जो की फैक्टर्स हैं वो सभी के सेम होते हैं। तो स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया,
इसके बाद जो अपना नेक्स्ट पॉइंट आता है, ये तो हमने बात कर ली एरोमेटिसिटी की। एरोमेटिसिटी के बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर हमें करना क्या है, हमने फाइंड आउट कर लिया कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड फॉर्म में अपना फ्यूरेन का हर एटम प्रेजेंट है, और sp2 हाइब्रिडाइज्ड फॉर्म में फ्यूरेन है उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, प्लेनर होती है। तो हमें बस ड्रॉ करना है कि प्लेनर स्ट्रक्चर किस तरह से होती है। तो देखिए स्ट्रक्चर है बिल्कुल आपको बना लेनी है फ्यूरेन की तरह से। नोटिस करते जाइए कि स्ट्रक्चर है वो किस तरह से बनती जा रही है। ओके, कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर है वो हमारी यहाँ से बन जाती है। अब देखिए बन गया अपना फ्यूरेन। हर एक कार्बन पे हमें क्या जोड़ देना है, हाइड्रोजन जोड़ देना है। हर एक कार्बन ने 3-3 बॉन्ड की तो फॉर्मेशन कर ली। अब यहाँ पे जो बनने वाला पाई बॉन्ड है वो कैसे बनेगा, वो चीज इंपॉर्टेंट होती है। तो देखिए बताया क्या है कि जो हर एक एटम है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड फॉर्म में है। अब sp2 हाइब्रिडाइज्ड फॉर्म में है तो यहाँ पे कुछ और भी प्रेजेंट होने वाला है, pz एंड हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। ठीक है, sp2 तो कहाँ से बन गया, s px और py से बन गया। pz है वो यहाँ पे अनहाइब्रिडाइज्ड होता है, और सारे के सारे जो एटम्स हैं हर एक एटम पे pz ऑर्बिटल है वो अनहाइब्रिडाइज्ड फॉर्म में होता है। और pz के ओवरलैप से यहाँ पे फॉर्मेशन किसका होता है, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। हर एक pz ऑर्बिटल में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, और जब पास वाले दो pz ऑर्बिटल्स हैं वो ओवरलैप करते हैं तो यहाँ से पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। तो यहाँ पे जो पाई बॉन्ड है वो प्रोडक्ट किसका होता है, pz ओवरलैपिंग का प्रोडक्ट होता है। तो देखते हैं किस तरह से होता है। देखिए pz ओवरलैपिंग, मैंने आपको बताया कि हर एक एटम पे अनहाइब्रिडाइज्ड pz ऑर्बिटल है वो प्रेजेंट होगा, चाहे वो ऑक्सीजन हो चाहे वो कार्बन हो। ये हमने डबल शेप्ड क्या बनाए हुए हैं, pz ऑर्बिटल। ये चीज तो सारे लोग जानते हैं कि s ऑर्बिटल है वो तो स्फेरिकल होता है, और p ऑर्बिटल है वो डबल शेप्ड होता है, d है वो भी डबल शेप्ड होता है। s को तो अपन इस तरह से ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है, और p को अपन किस तरह से ड्रॉ करते हैं, इस तरह से डबल शेप में ड्रॉ करते हैं। सारे के सारे इनकी सिर्फ एक्सिस चेंज होती है, बाकी कुछ चेंज नहीं होता, चाहे px हो py हो pz हो कुछ भी हो, सिर्फ एक्सिस चेंज होगी। जो अपनी शेप है वो तो ऐसी ही रहनी है, डबल शेप्ड। ठीक है, अब देखिए यहाँ से ये कौन सा है, pz अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, ये भी pz है, इधर भी pz है, pz एंड pz, सारे के सारे pz अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है। अब देखिए हर एक कार्बन के पास जो pz अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है उसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्या होता है, ऑक्सीजन के पास देखिए दोनों ही लॉब्स में यहाँ पे क्या होता है, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। अब लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे प्रेजेंट है तो ये पार्टिसिपेट किसमें करने वाला है, एरोमेटिक सबस्ट्रेट में पार्टिसिपेट करने वाला है। अब एरोमेटिक सबस्ट्रेट में पार्टिसिपेट किस तरह से करेगा, तो देखिए यहाँ से कुछ इस तरह से पास वाले जो दो pz ऑर्बिटल्स हैं वो मिलके बॉन्ड की फॉर्मेशन करेंगे। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि बॉन्ड है वो डीलोकलाइज्ड फॉर्म में होता है, तो हम इन बनने वाले बॉन्ड्स को किसी एक पर्टिकुलर कार्बन और कार्बन के बीच में ना बना के और पूरी रिंग के साथ डीलोकलाइजेशन में शो करते हैं। चीज क्लियर हो रही है, पूरी रिंग के साथ डीलोकलाइजेशन में शो करते हैं। और यहाँ पे भी जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है रिंग का वो कहाँ पे होता है, ऊपर की तरफ होता है। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन का जो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पे जा रहा है, रिंग की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है वो कहाँ पे होता है, ऊपर की तरफ होता है, और इसी वजह से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से वो फ्यूरेन शो करता है। तो चीज क्लियर हो रही है, इस तरह की कुछ होती है अपने फ्यूरेन की मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। ओके, तो देखिए क्या होता है, ये मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ फ्यूरेन। मैं अगेन बता रही हूँ कि बिल्कुल सिमिलर होता है पिरोल के, और थायोफिन की भी कुछ ऐसी ही होने वाली है। तो चीज क्लियर हो रही है। एरोमेटिक स्ट्रक्चर में आपको क्या बताना है कि सारे के सारे एटम्स sp2 हाइब्रिडाइज्ड फॉर्म में होते हैं, और साथ में क्या बताना है, pz अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स होते हैं, उनकी ओवरलैपिंग से यहाँ पे पाई बॉन्ड्स की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, प्लेनर स्ट्रक्चर होती है, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है वो रिंग में ऊपर की तरफ होता है। इससे ज्यादा मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में और कुछ नहीं आता। स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
हो गया। तो देखिए इसी के साथ हमारा जो सेकंड 5 मेंबर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है फ्यूरेन, वो कंप्लीट होता है। हमने कंप्लीट क्या क्या कर लिया, एक तो पिरोल कर लिया, ठीक है, सेकंड कौन सा कर लिया, फ्यूरेन कर लिया। दो कंपाउंड्स हैं वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। इसके बाद हमें करना है थायोफिन एंड पिरिडीन। दो कंपाउंड्स और बचते हैं। थायोफिन है वो अपना 5 मेंबर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है, तो वो तो जस्ट सिमिलर इन्हीं के होने वाला है। और पिरिडीन है वो अपना 6 मेंबर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है। तो मैं बोल सकती हूँ कि ऑलमोस्ट अपनी हाफ यूनिट है वो कवर हो चुकी है हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, ठीक है। और देखिए यदि कहीं पे कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दिया करो कि मैम ये चीज़ यहाँ पे समझ नहीं आई, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में जितना पॉसिबल हो सकेगा उसे क्लियर करने का ट्राई करूँगी। ओके, सो तब तक के लिए सी या, हैव अ गुड डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।